दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, रॉयल एनफील्ड एक बहुत ही फेमस ब्रांड है, एटलीस्ट इंडिया के मार्केट में। बाहर शायद इनकी इतनी प्रेजेंस ना हो, लेकिन इंडिया में बहुत फेमस है उनके कुछ प्रोडक्ट्स के कारण, जो कि बहुत ही एक लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, जिनमें कि बुलेट, क्लासिक, हंटर और कॉन्टिनेंटल जीटी जैसे प्रोडक्ट्स हैं। उनका एक बहुत ही अंडररेटेड प्रोडक्ट होता है, जिसको बहुत ज़्यादा पब्लिक प्रेफर नहीं करती लेना। उसका नाम है मीटियोर 350। मीटियोर 350 सेम इंजन के साथ आती है, चेसी भी ऑलमोस्ट सेम है इसकी, लेकिन ये एक क्रूजिंग सेगमेंट वाली बाइक है। इसमें जो फुट पैग्स हैं ये यहाँ ना होके थोड़े से फॉरवर्ड सेट हैं, जिससे कि आपकी जो सीटिंग है वो एक सोफ़ा टाइप बनती है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल होता है। इसकी सीट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, स्क्विशी है, और ओवरऑल एक क्रूज़र बाइक है ये रॉयल एनफील्ड की। इसीलिए लोग इसको ना प्रेफर करके वो थोड़ी सी भोकाल वाली बाइक्स प्रेफर करते हैं, जैसे कि क्लासिक है, बुलेट है, बिकॉज उनकी रीसेल वैल्यू भी इससे तो बेटर ही मिलती है। लेकिन इसका जो इंजन है उसका भी मैकेनिक्स बोलते हैं कि ये उनसे बेटर है बुलेट और क्लासिक वाले से। मुझे नहीं पता कितना इनमें फ़र्क है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड बताती है कि सेम इंजन है तीनों में, और शेप भी हमें सेम ही दिखती है। तो आज हम इसके ओनर से मिलेंगे। मिलिए मिस्टर पंकुल सिंगला से। इन्होंने अपनी एक ड्रीम बाइक का जो सपना है वो मीटियोर के साथ पूरा किया था। अब हम इनसे जानेंगे कि कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, क्या इनको दिक्कतें आई, कैसे ये चलाते हैं, कितनी फ्यूल एफिशिएंसी देती है, और बहुत कुछ। हाँ, तो पंकुल जी, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस मीटियोर 350 के साथ? तो आशीष जी, मीटियोर 350 मैंने जब चूज की, प्रेफरेंस थी जैसे कि स्टैंडर्ड की में जाइए एज पर्टिकुलरली। आपने बिल्कुल ठीक बात की। जो उसका मजा आया, जो उसका मतलब भोकाल एक रहता है और पर्टिकुलर जो उसकी प्रेजेंस रहती है, तो मैं भी स्टैंडर्ड की तरफ ही अट्रैक्ट हुआ था। बट BS6 नॉर्म्स के कारण तो मैंने देखा इतनी अच्छी बेनिफिट्स नहीं है, तो मैं थोड़ा सा एक पर्टिकुलरली स्किलफुली ये सोच के कि भाई जो प्रैक्टिकलिटी जो अपने को हेल्पफुल कर सकती है वो क्या है। जैसे कि इसमें डुअल डिस्क ब्रेक मेरे को मिल गए थे उस टाइम। तो हाँ, तो उस टाइम स्टैंडर्ड में नहीं थे। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ, इसमें दोनों व्हील्स में ABS की रिंग्स हैं। यस 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 यस, ये डुअल चैनल ABS हाँ है? जी जी, डुअल चैनल ABS में बाइक है ये। एनफील्ड में तो वो एक अदर ऑप्शन था, हाँ ऊपर वाली सेगमेंट में आपको जाना पड़ता था एक ऑप्शनल वेरिएंट चूज करके। इसमें ये स्टैंडर्ड था। हाँ जी हाँ जी, ये बेस मॉडल है मेरा, फायरबॉल एडिशन जिसे कहते हैं। ओके। तो कलर्स का फायरबॉल रेड है, और ये मैंने बाहर से करवा रखी है, ये ब्लैक टेप इसे कहेंगे हम। तो पर्टिकुलरली किस कारण करवाई थी, इसे बैग रख रहे थे तो स्क्रैचेस आ गए थे इस पे। हाँ, बैग रखने से तो आ ही जाते हैं। हाँ, पेंट उखड़ गया था, तो मेजरली है। और मैंने और चीजें क्या देखी कि भाई इसकी पोजीशन जो है ना, सिटिंग पोजीशन, आपको फील नहीं होगा इसको देखने से कि इसकी पोजीशन में भी कुछ बेनिफिट होगा, बट राइड करने के टाइम पे बहुत फर्क लगता है। उसमें तो पता नहीं क्या एल्बोज में पेन होता है उस वाली राइडिंग पोजीशन में, और बैक में भी थोड़ा सा स्ट्रेन बैठता है, बट इसमें वो चीज कम है। वो चीज़ कम हो सकती है। मैं अपने व्यूअर्स को बैठ के दिखाता हूँ एक बार। ये मेरी हाइट के हिसाब से तो बहुत ही नीची बाइक है। मुझे देखिए, बुरा नहीं मानना आपने, लेकिन एवेंजर जैसी लगती है ये थोड़ी सी, और शायद इसीलिए इसकी रीसेल वैल्यू भी कम है और लोग प्रेफरेंस कम देते हैं इसको ओवर बुलेट एंड क्लासिक। लेकिन कंफर्ट ज़बरदस्त है, मैं फील कर पा रहा हूँ। मेरा बम बहुत खुश है इसमें। पैर थोड़े से आगे की तरफ सेट हैं। इस पे आप सैडलिंग तो नहीं कर पाते होंगे? नहीं, सैडलिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, काफी ज्यादा आगे है इसके फुट रेस्ट असल में, तो काफी मतलब डिफिकल्ट रहता है, वो एक कनकेव ऐसा सा बन जाता है। हाँ, ऐसे आप अगर कर्व रहेंगे तो हाँ हाँ हाँ, कंफर्टेबल नहीं रहता है डेफिनेटली। लेकिन आपको सैडलिंग की जरूरत ही नहीं होती होगी इसमें, है ना? सस्पेंशन काफी अच्छी है। ठीक है, सस्पेंशन अभी हमने चला के देखी तो काफी अच्छी सस्पेंशन ठीक है। एज पर्टिकुलरली रॉयल एनफील्ड काफी पुराना ब्रांड हो चुका है, तो जो चेक्स वगैरह थे इन्होंने पहले से अपने कंटिन्यू कर लिए थे। और ये लॉन्च आप जानते हैं, जैसे थंडरबर्ड जैसे इसके आता था पुराना मॉडल, तो इसका अपग्रेडेड न्यू वर्जन जिसे हम कह सकते हैं वो है। ओके ओके ओके, जैसे पहले वाली क्लासिक को हटा के अब रीबॉर्न आई थी, हाँ जी हाँ जी, उसी तरह थंडरबर्ड को हटा करके मीटियोर को लाया गया। हाँ, ओके, सेम 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 सेम। और एक और आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, इसकी हैंडल पोजीशनिंग इतनी सॉफ्ट रहती है, और एज पर्टिकुलरली अभी की आप स्टैंडर्ड्स में देखिए, एक अलग सा साइकिल वाला सा फील आता है। सही बताऊँ मैं आपको? हाँ, वो ज़्यादा स्मूथ कर दी गई है। नहीं, स्मूथ तो नहीं है, असल में बिल्कुल ही टायर से कनेक्टेड है, तो साइकिल जैसा फील आता है उसमें, वो मेरे को थोड़ा सा भाई नहीं अच्छा लगा।
ना उस टाइम अच्छा लगा था ना पहले के जो स्टैंडर्ड थे वो काफी अच्छा आता था उसका उसका जैसे कि ये है ना आप देख सकते हैं गैप है यहाँ हाँ तो जी। गैप से थोड़ा सा इस अपफ्रंट हो जाती है वो वाली बिल्कुल ही आगे करके है तो वो तो देखिए हम एडजस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन उसके लिए फिर वही है ओईएम जो क्वालिटी है या फिट एंड फिनिश है उसके साथ छेड़छाड़ करनी पड़ेगी। वो हम सलाह किसी को भी नहीं देते। जैसे कि आप देख पाएंगे पंकुल जी ने इसमें ट्रिपर नेविगेशन लगवाया है, जो कि ये एक बहुत ही नीश फीचर है। असल में क्या है राणा जी आपको बताऊं मैं जो ट्रिपर नेविगेशन वाला फीचर है ये इसमें कंपनी फिटेड आया था ये बीच में डिसकंटिन्यू हुआ था और अब 2026 में दोबारा कंटिन्यू हो चुका है इसमें ट्रिपर नेविगेशन ऑप्शनल नहीं था, लगाया था हाँ बेस स्टैंडर्ड इक्विपमेंट था बिल्कुल ये। बिल्कुल बिल्कुल बेस मॉडल से एनफील्ड ने देखो कोशिश पूरी करी है कि इसको बेचा जाए, आप लोगों को अच्छी वैल्यू दी है, लेकिन पता नहीं कैसी है पब्लिक हमारी। नहीं बाकी आपको एक चीज बताऊं जो एक पर्टिकुलर रूरल एरिया को छोड़ के जैसे कि दिल्ली एंड गुड़गांव रीजन जैसी जगह है जो दे नो द क्वालिटी एंड दे नो द डिफरेंस बिटवीन द यूजफुल स्किल्स एंड यूजफुल थिंग्स इन बाइक दे आर प्रेफरिंग मीटियोर वी कैन सी इन सर्विस सेंटर्स आल्सो काफी सारी मीटियोर आती है वहाँ पर्टिकुलरली एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड एंड अदर क्लासिक्स हाँ, क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट दे रहे हैं ना, डेफिनेटली इसीलिए। ओवरऑल आपको इसके इंजन का कैसे परफॉर्मेंस लगा? कोई दिक्कत परेशानी आपको आई हो? जैसे हम सुनते आ रहे हैं लंबे समय से कि रॉयल एनफील्ड उनकी जो टिक टिक साउंड है टैपेट वाली उसके लिए फेमस है। बिल्कुल क्या आपने वो प्रॉब्लम फेस की? वो टैपेट वाली प्रॉब्लम ना जब होगी जब पर्टिकुलरली इंजन ऑयल आपका सूखेगा तो ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी तो इसमें गैसकेट बदला जाएगा गैसकेट में क्या रहेगा पर्टिकुलरली साफ सफाई करते हैं हेड की वे और ऊपर एक कवर सा लगा देते हैं दोबारा चेंज करके ठीक है। और मेन तो क्या है कंपनी का एक तरीके से देखो मैं तो इस चीज़ को थोड़ा सा नहीं मानता कि भाई अच्छी बात है वो काम आपको बताऊँ 250-300 रुपये का पर आज के टाइम में उसके 800-900-1100 रुपये की कीमत है उसकी तो मेरे को थोड़ा सा गलत लगा और रबड़ सी एक वो है बस गैसकेट 900 रुपए की? हाँ 900 रुपये की हाँ और लेबर के साथ 11 हाँ तो वो उससे फिर टिक टिक बंद हो जाती है असल में क्या है एक बार मैंने इसको मोर देन 10,000 किलोमीटर चला दिया था विदाउट सर्विस जैसे कि कंपनी शेड्यूल रहता है जी। बट फिर मेरे को एक अंदर की मैकेनिक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि देखो उसकी भी जॉब है लेना ही नहीं चाहिए। उसकी जॉब खतरे में आएगी। तो उसने क्या ही करना। उसने बहुत एक फनी बात कही कि भैया बेशक आप 10,000 किलोमीटर पे जैसे कंपनी कह रही है वैसे चलाओ 5 साल वारंटी के बाद आपका इंजन 100% सीज होना है मतलब वारंटी पीरियड में नहीं होगा, वारंटी खत्म होती है नेक्स्ट डे यू आर ऑन योर ओन। बिल्कुल 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 तो कह रहे आप इस चीज में खुद अपनी समझदारी लगाओ आपने 2-2.5 लाख रुपए खर्च करे हैं तो आप 5,000 किलोमीटर पे करो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए वो ऑब्वियसली बेटर रहेगा बिकॉज ये लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, इनमें कार्बन जो है थोड़ा सा ज्यादा निकलता है कंपेयर टू अदर मोटरसाइकिल्स जैसे हमारी जावा की आती है, ईएसडी की आती है, या फिर नॉर्मल सेगमेंट में अगर देखें हम स्प्लेंडर है, इनमें स्क्वायर टाइप इंजन आता है या फिर शॉर्ट स्ट्रोक इंजन आते हैं ज़्यादातर बाइकों में, जो कंपेरेटिवली परफॉर्मेंस ज़्यादा देते हैं, हाई रेविंग होते हैं। लेकिन ये एक लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है, ये टॉर्क के लिए फेमस है। टॉर्क के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? टॉर्क में आशीष जी मैं पुल पे चढ़ा रहा था तो 4th गियर में मैंने चढ़ा दी थी अपने वेट के साथ। अब मेरा वेट भी कम मत लो 100 प्लस वेट है मेरा और मेरे वेट में ये विदाउट रेस एक्सेलरेशन फर्स्ट से चालू करते हुए जैसे थोड़ा सा दूर से फर्स्ट गियर से पेस बनाया, सेकंड पे चढ़ाई और पुल पे 3rd और 4th गियर तक चढ़ी है विदाउट एनी मतलब एक्सेलरेशन। इंक्लाइन पे चढ़ते चढ़ते आप गियर चेंज कर रहे हैं? कर रहा था बिल्कुल बिल्कुल बिना एक्सेलरेट किए। हाँ भाई रेस से आधा डर रखा है और 3rd गियर में है सब देख रहे हो अरे पुल है मीटी और पावर ये मैं आपको दिखा भी दूंगा प्रैक्टिकल आपको करके। हार्ड टू बिलीव, लेकिन लॉन्ग स्ट्रोक इंजन है तो मैं मान सकता हूँ कि ये पॉसिबल है। मैंने आशीष जी इसको जैसे जाम में क्या रहता है 3rd गियर 4th गियर में अटक जाते हैं कभी कभार जैसे रेड लाइट पे 60-70 स्पीड से रेड लाइट आई जी तो लगभग क्या करते हैं गियर डाउन तो थोड़ा सा मतलब मेरी तो आदत चेंज हुई इसके चलाने में पहले तो गियर डाउन करता था मैं बट अब सीधा ब्रेक करता हूँ और तीसरे से उठा देता हूँ। 3rd गियर से ये दोबारा पुल कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत मेरे पास होंडा की सीबी है, उसको अगर मैं 2nd गियर में भी उठाने की कोशिश करूं तो वो बहुत परेशान होती है, इवन बंद भी हो जाती है। नहीं इसका इंजन के तो देखो पावर इसकी मानने वाली इसमें तो कोई डाउट नहीं। देखो ये रेस के लिए तो नहीं कहूंगा मैं
पर 120-130 मैंने चला रखी है, आपको ये भी बता दूं मैं। ब्रेकिंग इसकी पर्टिकुलरली मुझे तो ऐसा लगता है कि काफ़ी जल्दी रुक जाती है, एज एक्सेप्टेड तो मेरे को ये पता नहीं एग्जैक्टली क्या कितने मीटर पे कहाँ रुक जाती है, बट इसमें से ब्रेम्बो के ब्रेक्स है तो काफ़ी जल्दी रुक जाती है, तो ठीक लगा मुझे। बट एक और चीज़ बता दूं मैं, जी 100 के बाद 100-110 के बाद इसके ब्रेक इतने कामयाब नहीं है। हाँ, ये वो 70-80 तक के ही इसके ब्रेक कामयाब है, 3rd-4th गियर तक ही। कामयाब 5th के होंगे भी बाद कैसे सर? आप एक बात देखो, 200 किलो के आसपास की ये बाइक है, ऑलमोस्ट 100 किलो आपका भी वेट होगा, है ना? 300 किलो वेट को रोकने के लिए सिर्फ ये दो छोटी छोटी डिस्क्स हैं। बिल्कुल। और जैसे कि ये फायरबॉल बेस मॉडल एडिशन है, जी तो बट इसमें भी अलॉय व्हील्स आ रहे थे, तो एक ये भी मेरी प्रेफरेंस बन गई थी कि स्टैंडर्ड ना लेके या क्लासिक ना लेके ये लूं, जी क्योंकि उसमें रिम वाले थे, स्प्रॉकेट जिसे कहते हैं, जी बट जी, उसमें ट्यूबलेस भी नहीं आते, इसमें ट्यूबलेस व्हील आते हैं। इसमें ट्यूबलेस टायर्स हैं हाँ, इसमें दोनों बोर्ड और अलॉय व्हील भी मिले हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब देखो, रॉयल एनफील्ड ने पूरी कोशिश करी है कि पब्लिक इसको खरीदे, वो यूज करें क्रूजर प्रोडक्ट अब को। तो 2021 के मुकाबले 2026 है, इसके नए वेरिएंट्स भी से लॉन्च हुए, कलर्स भी ऐड हुए हैं, जी तो और भी इसकी सेल वैसे तो बढ़ी है, बट फिर भी एक जो ट्रेडिशनल जो एक वे है रूरल थिंकिंग, वो तो देखो स्टैंडर्ड की है आज भी, और रीसेल भी स्टैंडर्ड की बहुत ज्यादा है। हाँ, मैंने भी ये देखा है काफी ज्यादा कि बिल्कुल लोग बिल्कुल बिल्कुल। लुक्स को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एक बस मेरे को प्रैक्टिकलिटी से। ना ये लगा कि जैसे मैं नियर 6 फीट का हूँ, जी तो मेरे को थोड़ी सी बाइक छोटी फील होती है, तो जब जैसे मैं सीटिंग पोस्चर में आता हूँ तो मुझे पीछे वाली सीट ज़्यादा अच्छी मतलब फील नहीं होती, और पर्टिकुलरली पीछे जो आदमी है वो भी कंफर्टेबली नहीं बैठ पाता, जो भी हाँ, इसमें चिल मैं एंड देख पा रहा हूँ बैक रेस्ट नहीं है किसी हाँ, भी बैक टाइप रेस्ट का। में लगवाया नहीं कि असल में वो 2,500 रुपये का था, तो वही उस टाइम क्या था, 2,20,000 2,30,000 रुपये लगा दिए। जी अब ये लगाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था मेरा, आपको टू बी फ्रैंक बताऊं, क्योंकि मेरी एज अ फर्स्ट बाइक की तरह इनिशिएटिव करके मैंने ली थी, जी, तो ठीक थी, क्योंकि तो मैं आपको इसका कंफर्ट कैसा लगा पंकज जी? तो कंफर्ट की आशीष जी मैं इसकी बताऊं आपको कि ये 150-200 किलोमीटर तो है अच्छी, जी बट उसके बाद एक स्टिफ पोजीशन मुझे लगती है कि मतलब वो ऐसे पकड़ के बैठे रहो और मतलब कर्व हो गए, मेरे को तो ये फील आया कि भाई बाइक से देखो इतना तो कंफर्ट नहीं होगा, पर 200 किलोमीटर का मैं कंफर्ट बहुत ठीक मानता हूँ कि 200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे आप बाइक पे बैठ गए, जी ये चीज़ आप मान के चलो कि आपको इसकी मैं एफिशिएंसी अब इसकी अराउंड 29-28 की मेरे से निकल रही है। देखो मैं पूरा हार्ड रेस करके रखता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कि भाई फर्स्ट गियर में से 30 के बाद गियर बदलो, मैं फर्स्ट गियर 50 तक ले जाता हूँ, फिर सेकंड 80 तक ले जाता हूँ, मैं ऐसे चलाता हूँ। मतलब आप पूरी तरह इसको एंजॉय करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं तो जी क्या बताऊँ, ब्रेकरों पे भी ब्रेक नहीं मारता। वो तो देखो गलत बात है, उससे तो आपकी सस्पेंशन खराब हो जाएगी। सस्पेंशन असल में इसकी बड़ी मजबूत लगी मेरे को, अभी तक तो खराब हुई नहीं, अभी तक था ठीक, जी आगे खराब हो जाएगी बदलवा लेंगे। ये भी बात सही है। बिल्कुल। तो आप इस पे एक बार हमें बैठ के दिखाएंगे? जी 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 जी। कंफर्ट हम देखना चाहते हैं कि एक 6 फुट का इंसान कितना कंफर्टेबल है इस पे। तो ये मेरी राइडिंग पोजीशन रहती है इसमें तो देखिए, आप जो रिक्लाइनर होता है उसकी तरह दिख रहे हैं मेरे को। आपके फुट पैक्स बहुत ही आगे हैं, हाँ हाँ हाँ, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और और स्पेस भी ठीक ठाक है। मैंने इसकी जितनी भी सर्विस कराई है आज तक कंपनी से ही कराई है, और कंपनी की बेनिफिट ऐसे वैसे सर्विस कराना, एएमसी प्लान ले लेता हूँ मैं, जी तो उसमें 1,600 का कुछ एएमसी प्लान पड़ता है आज की डेट में इसका, जिसमें 2 ऑयल चेंज सर्विस रहती है और एक जनरल चेकअप रहता है। तो क्या वो ऑयल भी अपनी तरफ से देते हैं आपको? नहीं नहीं, ये इसमें सिर्फ लेबर रहती है जो इनकी इंक्लूड होती है ओके सर्विस की, और उसके बाद जो पर्टिकुलर गैस किट का होता है और एक इनकी हेड बॉडी खोलने का रहता है, वो अलग चार्जेस रहते हैं उनके, तो सर्विस, ब्रेक शू क्लीन करना और ल्यूबिंग ऑफ द चेन, और सारी में मतलब ल्यूब छिड़कना, इनका मतलब ये रहता है उसमें सिर्फ, और ऑयल का इसका खर्चा ऐसे ही आता है, 650-700 रुपये का इसका ऑयल आता है। इतना सस्ता ऑयल है? 650-700 का असल में ये मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ, तो इसकी 900 रुपये की कुछ कीमत हो चुकी है ऑयल की, आपको मैं बता दूँ। ये आप पर लीटर बता रहे हैं या जो टोटल इसमें डलता है? जैसे मैंने इसमें सुना है 1.7 लीटर आता है। इसमें 1.7 लीटर तो कंपनी रिकमेंडेशन है, जी पर डीलरशिप इसमें 1.8 डालता है। अब देखो वो कारण मेरे को नहीं पता क्या है, बट डीलर कहते हैं कि ठीक है 1.8 डालो, वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो ये चीज़ ना मैकेनिक ही बताते हैं वहाँ के कि 5,000 किलोमीटर पे करवा लो आप, नहीं तो आपका चीज़ हो जाएगा, बट वही है, जब तक ये चीज़ फील नहीं हुई, जब तक मैंने भी 10,000 रुपये कराई वारंटी तक,
जी जी। 3 साल मैंने लगातार इसकी 10,000 किलोमीटर पे सर्विस कराई। फिर उसके बाद एक बार देखा इसमें फ़र्क था इंजन ऑयल में बड़ा ज़्यादा। ओवर टाइम में 100 ml 200 ml का फ़र्क आ रहा था। जी जी। अब की बार इसमें 1 लीटर प्लस का फ़र्क आया। तो क्या आपने अब चेक किया है सर्विस के बाद बिल्कुल, अब तो ओके है और यही सजेशन है उनके कि आप इस चीज़ की टेंशन ना लो। आपका मैंने चेक करवा लिया था सारा खोल के जी जी। सारी चीज़ ओके थे। बस उन्होंने यही कहा आपने जो 8,000 10,000 किलोमीटर लगातार चलाई है ना, ये उसके कारण हुआ है। अब पता है क्या इसका कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे-जैसे बाइक चलती है तो इसके पार्ट्स घिसते हैं जो अंदर का रहता है। तो उसमें गैप होने के कारण इंजन ऑयल ऊपर जाता है। एक टोटली रीज़न ये है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कंपनी की बात तो मत आओ, 5,000 किलोमीटर पे सर्विस कराओ, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है पंकज जी। तो आप हमारे व्यूअर्स को सजेस्ट कर रहे हैं कि रॉयल एनफील्ड की तरफ जाएं, लेकिन सर्विस एक टाइम फ्रेम से पहले ही कराएं। बिल्कुल 5,000 किलोमीटर और you can say 6 months 7 months will be the best preferable for service schedule. आपका सर्विस के बाद क्या एक्सपीरियंस रहता है? चलाने में कोई आपको फ़र्क महसूस होता है? सर्विस के पास बस ये है थोड़ी सी ना इंजन जैसे कि कूल ज़्यादा रहता है। ओवर टाइम जैसे जब सर्विस पे आती है ओवर हीट रहता है इंजन। और पिकअप वगैरह तो बल्कि मेरे को जब सर्विस नहीं हो रही होती है ना जब ज़्यादा अच्छा लगता है जब हाँ, हीट वो में तो रहती देखिए है। मैकेनिक्स जो हैं चेन थोड़ी-सी ज़्यादा टाइट कर देते हैं, जिसके कारण हार्शनेस बढ़ जाती है। हाँ हाँ हाँ। चेन मैं देख पा रहा हूँ इसकी काफ़ी अच्छी कंडीशन में है अभी भी। आप सबको भी मैं दिखा दूँ। देखिए स्प्रोकेट जो है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन में दिख रहा है। क्या आपने चेन स्प्रोकेट भी चेंज किया है इसका? हाँ जी हाँ जी, मैंने इसका एक बार चेंज स्प्रोकेट चेंज करा है 25,000 किलोमीटर पे। 25,000? काफ़ी ज़्यादा ही आप पार्ट को एक्सटेंड कर लेते हैं। जब कि आप बताते हैं कि काफ़ी आप हार्श तरीके से इसको राइड भी करते हैं। ये थोड़ा-सा हार्ड टू बिलीव लग रहा है मेरे को कि आपने 25,000 में चेंज किया। असल में क्वालिटी प्रोडक्ट्स है रॉयल एनफील्ड के। मैं देखो हार्ड तो यूज़ करता हूँ बट ऐसा नहीं है कि मेरा पर्टिकुलरली कि गियर उलझाने का या उन चीज़ों का रहता है। मेरा एकदम स्मूथ ड्राइव रहती है, स्पीड रहती है मेरी और ये चीज़ें रहती है। बट ऐसा नहीं है कि मैं फ्लक्चुएट करता हूँ गियर्स में फटाफट। उससे होता है मेन डिफेक्ट आपको मैं बताऊँ जिसमें चेन लूज होती है। ठीक है। अदरवाइज चलाता मैं इसको वैसे ही हूँ। सस्पेंशन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सस्पेंशन इसके राणा जी ठीक है। एक आगे वाले ज़्यादा अच्छे हैं, पीछे वाले थोड़े से मैं कहूँगा वीक लगे मेरे को। आगे वाले का जैसे टायर भी थोड़ा सा मतलब इस शेप में कि पहले टायर ही कवर कर लेता है अधिकतर जो झटके रहते हैं फिर जी। सस्पेंशन तक आता है। बट पीछे वाले में थोड़े से इसके कहूँगा कि और सुधार की जरूरत है इसमें क्या suspension सुधार में। आप सजेस्ट करना चाहेंगे रॉयल एनफील्ड को? इसको थोड़ा सा और स्टिफ करना चाहिए सस्पेंशन को मैं मानता हूँ और इसमें पर्टिकुलरली गुड क्वालिटी और सस्पेंशन यूज करनी चाहिए। सस्पेंशन की स्टिफनेस के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा पंकुल जी, ये जो होते हैं, हाँ जी। इसको आप मैकेनिक से रोटेट करवा के इसका प्रीलोड एडजस्ट हाँ। करके इसको हार्ड कर सकते हैं। अच्छा। वो आपको मैकेनिक शायद नहीं बता पाया, नहीं नहीं लेकिन मैंने आपको बता दिया। ये अभी उसमें है, सॉफ्ट सेटिंग में है। अच्छा। इसको आप रोटेट करवा के हार्ड कर सकते हैं, उससे स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी थोड़ी सी। लुक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या रिएक्शंस मिलते हैं जब आप इसको लेके सड़क पे निकलते हैं? बस वही है लोगों को समझ नहीं आती कौन सी बाइक है। वे पहले तो पूछते भैया कौन सी बाइक है कितने की ली और ये 5 साल बाद भी आपसे ये पूछा जा रहा है। असल में क्या है ना इस पे एक जो मैंने ब्लैक टेप करवा ली ना ये जी। इसके कारण ये और अलग लगती है बाइक। हाँ, ये मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, काफ़ी अलग लगती है। इवन मुझे ही कई बार लगा है कि ये हार्ले की आती थी स्ट्रीट 750, वही तो नहीं है? मैंने खुद आपसे पूछा था 2-3 बार तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो पर्टिकुलरली ये चीज़ मैं इसमें कहूँगा और इसका ना आपको एक बार राणा जी दिखा देता हूँ। ये जो ट्रिपर है ये बड़ा हेल्पफुल है। इससे असल में गूगल मैप की कनेक्टिविटी हो जाती है और ये सिग्नल दिखाता है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये कनेक्ट हो रहा है राणा जी इसमें आप देखो। अब ये कनेक्ट हो चुका है। हाँ तो टाइम भी आप देख रहे हो जैसे कि सेम इसमें जैसे दिखा रहा है उसमें आ गया। जी। और इसका फिर मैप हम नेविगेशन होता है इसमें ओके। तो नेविगेशन के थ्रू लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम डाल देते हैं सोनीपत रेलवे स्टेशन। तो इस पे गेट डायरेक्शन करते ही इसमें मैप ओपन हो जाएगा। ओके। ये देखो। ओह! ये काफ़ी सही चीज़ है। ये लॉन्ग राइड्स के लिए तो अच्छा है जैसे जहाँ के रास्ते नहीं पता और पर्टिकुलरली फ़ोन में देखने से अच्छा मेरे को ये लगता है कि ये ठीक है। एक अंदाज़ा मिल जाता है कहाँ मुड़ना है। और एक चीज़ और मैं बताऊँ जैसे कि इसमें किक नहीं है। हाँ, मैं भी ये पूछने वाला था आपसे कि इससे हटा दी गई है शायद। हाँ BS6 वेरिएंट में सारी बुलेट और मतलब जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और क्लासिक है सभी से किक रिमूव कर चुके हैं। पूरी सेगमेंट से ही? हाँ हाँ सारे सेगमेंट BS6 में नॉर्म्स मानते ठीक भी है। बस बैटरी का ख्याल रखो आप इसका
और लेकिन आप एक बात बताइए, अगर बैटरी डेड हो जाती है तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? बैटरी डेड हुई ऐसे में मेरी भी आशीष जी। आप इस चीज को भोग चुके, तो आप मुझे बताइए पूरे अच्छे से कैसे आपने इसको टैकल किया। बड़ा एम्बेरेसिंग था, मैंने धक्के मारे हैं, धक्के मार के फर्स्ट गियर में डाल के क्लच छोड़ा है, जब उससे स्टार्ट हुई है। ऐसे तो देखिए पुरानी गाड़ियों को स्टार्ट किया जाता था, लेकिन मैंने सुना इसमें फ्यूल पंप आता है, तो वो कैसे मैनेज किया आपने? बिकॉज फ्यूल पंप तो बिना बैटरी के प्राइम नहीं होगा। बट बैटरी कभी भी इसकी डेड इतनी जीरो होती नहीं, हल्की सी वोट पे फ्यूल पंप चल जाता है इसका। रिलायबिलिटी के कोई इश्यूज आपको आए हो, जैसे नहीं, कोई नहीं, पार्ट बिल्कुल खराब भी हो नहीं, जाना बिल्कुल भी या? पार्ट खराब तो देखो अपनी गलती के कारण है। और आपको मैं बता दूं 10,000 का इसका सर्विस शेड्यूल आप मत फॉलो करो, हर 5,000 6,000 किलोमीटर में इसको आप सर्विस करा लो। ये मैं एक आपको ऐड ऑन करना चाहूँगा इसमें, क्योंकि कंपनी का शेड्यूल इसका 10,000 किलोमीटर का है, बट मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि इसमें इंजन ऑयल बिल्कुल सूख जाता है। मतलब इंजन ऑयल इवेपोरेट हो रहा है हाँ, आपकी हाँ, बाइक हाँ, में? हाँ, बिल्कुल एक बार आप उसका स्टार्ट करके दिखाइए हमें। बड़ा प्यारा है। हाँ, मैं एक और चीज़ बता दूं, हमेशा स्टार्ट करने के बाद फ्यूल इंजेक्टर ऑन होएगा, तो उसके लिए 1 सेकंड 2 सेकंड जो जरूर टाइम है वो करके आप जब भी स्टार्ट करें वो बेटर रहेगा। तो आइडियल पे साउंड है, ठीक है, विदाउट एनी रेस। तो अब मैं इसका एक्सेलरेशन करता हूँ, रेस देता हूँ और अब अच्छी साउंड। थंब तो बहुत ही प्यारा है, एकदम जो ओरिजिनल थंडरबर्ड थी सेम आवाज में कह सकता हूँ। हो सकता है थोड़ा फर्क हो, वो आप अच्छे से बता पाएंगे। फर्क बस थोड़ा सा वो जो थंडरबर्ड थी उसकी थोड़ा सा और पेन्ना थंब था, इसका थोड़ा सा बेसिक थंब है। और पर्टिकुलरली मैं तो इसको प्रेफरेबल ये करूँगा, जैसे स्टैंडर्ड में आप छोटी ढोलकी लगा देते हैं और राउंड बेंट लगवा देते हैं, जी जी। उसमें देखो शोर तो होता है, मजा भी आता है, वो बात ठीक है, और उसमें चलान का बड़ा डर रहता है। ये स्टॉक साइलेंसर है ये आपका? स्टॉक है, ये स्टॉक है। और ये आवाज भी इसकी जैसे जैसे किलोमीटर बढ़ी है उससे और ज्यादा खुली है, नई में इतनी आवाज नहीं थी। तो आपने इसके टायर्स भी चेंज किए हैं? हाँ, इसके मैंने एक बार टायर भी बदलवाए हैं। तो टायर्स का क्या एक्सपीरियंस रहा? ठीक थे, पहले वाले MRF थे, ठीक थी उनकी भी ग्रिप। और अब की बार मैंने सीएट के रेस में दोनों रेडियल टायर डलवा लिए। टफ तो हुआ रेडियल टायर ढूंढना, बट अच्छे डीलर्स पे गए हम, वहाँ से पता करके हमने डलवा लिए और बहुत बढ़िया तो ग्रिप अब है। तक का एक्सपीरियंस कैसा है आपका? क्या ये स्लिप होते हैं या पहले वाले टायर स्लिप हो रहे थे? आपने क्यों उनको चेंज करना सर? नहीं, MRF अच्छा के टायर की ये बात तो मैं कहूँगा, मतलब लास्ट में थे वे अपने, जैसे कि वे चल चुके थे कम से कम भी 65% चल चुके थे। ओके। और आज के टायरों की 65% तो मान लो आपने बहुत एक्सटेंड कर दिए, हम्म। तो ठीक थे वे, स्लिप नहीं करे उन्होंने कभी, मतलब ऐसा हम बिल्कुल ही ग्लाइड भी कर रहे थे बाइक को, नहीं स्लिप नहीं हुआ उसमें, और ना इनमें हुई, अभी ये तो नहीं है ही। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक वो मीटर में फॉल्ट आया था, उसके हाँ, अलावा मीटर में कोई फॉल्ट आपको आया था। परेशानी? और एक इसका ना फ्यूल गेज का मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगा, जैसे कि जब इसका एक डंडा या 2 डंडे की रहता है, जी। सडनली एम्प्टी पे शो कर देता है, तो वो एक थोड़ा सा पैनिक सा क्रिएट हो जाता है मन में। और इसमें ट्रिप एफ है, कंपनी वालों ने क्या कर रखा है, फ्यूल इंजेक्टर की वारंटी ना देने के लिए ट्रिप एफ सेट कर रखा है। ट्रिप एफ के किलोमीटर पकड़ लेंगे आपके वो ECU मैपिंग मैप करके अपने लैपटॉप में, और आपको बता देंगे कि आपने भाई लो फ्यूल पे इतना टाइम चलाई है और इसलिए आपका इंजेक्टर या जो है फ्यूल पंप ये जला है। और बाकी ब्रेकिंग इसकी ठीक है ओवरऑल, मतलब 28-25 का माइलेज एक्सपेक्ट करके चलो, अगर फुल थ्रोटल के साथ फुल हैंड के साथ एंजॉय करते हुए चलाना। और अदरवाइज 40-50 तक चलाना, तो 35 का माइलेज का कहीं नहीं गया, मैंने इसका 40 भी निकाल रखा है माइलेज इस तरीके से। मतलब राइडिंग स्टाइल पे ही डिपेंड कर रही है? डेफिनेटली डिपेंड ऑन राइडिंग स्टाइल। तो पर्टिकुलरली आप एक बार ट्राई करो, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा। क्या आप खुश हैं अपनी चॉइस से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल खुश हूँ। अगर आज आपको 2.5 या 3 लाख रुपए दिए जाएं, क्या आप दोबारा बाइक लीजिए? क्या आप फिर से मीटियोर की तरफ जाना चाहेंगे? देखो मीटियोर नहीं, मैं देखो और चीज चेंज तो ऐसा कुछ आया नहीं है, आपको मैं बताऊं जी सेम ही है। बस बीच में ये हुआ था ट्रिपर हटा दिया था, ट्रिपर भी दोबारा डाल दिया, जी तो अब थोड़ा सा देखो 5 साल चला लिया, जी। एक मेरा भी मन है कि नई बाइक ट्राई करूँ। और बाकी विश्वास इस पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा है, एज पर्टिकुलरली मेरे को लॉन्ग एंड तक चलानी है, तो मीटियोर पे मैं बिल्कुल विश्वास करके जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका सारा चीज़ पता है क्या है क्या नहीं। इसकी टोटल सर्विस ही 1,000 रुपये में हो जाती है मेरी, जिसमें इसका इंजन ऑयल और एयर फिल्टर चेंज होता है।
यही दो चीज चेंज होती है राणा जी, और कुछ नहीं चेंज होता। आपको बता दूं, इंजन ऑयल और एयर फिल्टर, बस खत्म। किसी टाइप का वो कोई क्लीनर 5 सजेस्ट नहीं मिनट, करते आपको? 5 मिनट में जी, 5 मिनट में सर्विस खत्म, घर जाओ अपने। अंदर गई जैसे ही वॉश होके जाएगी, जी। जे पे लगेगी, इंजन ऑयल निकाल लेंगे फटाफट 1 मिनट में। और ये इसमें वो डलता है आपका इंजन ऑयल फिल्टर, जी। इंजन ऑयल फिल्टर। और ये भी इंजन ऑयल फिल्टर भी 1-2 सर्विस मतलब गैप करके करते हैं चेंज, पर एयर फिल्टर सर्विस में चेंज करते हैं, बस खत्म कहानी। क्या आपने इसमें कोई मॉडिफिकेशंस की हैं? नहीं देखो, मैं उसको मॉडिफिकेशन का पार्ट तो मानता नहीं, वो एसेंशियल्स में मानता हूँ, बट आप कह रहे हो मॉडिफिकेशन है तो मैं उस चीज़ को आपको बता देता हूँ। क्या मॉडिफिकेशन है सर? इसके स्पार्क प्लग असल में जल गया था, स्पार्क प्लग खराब हो गया था। ओके। हाँ, 25,000 किलोमीटर पे। तो मेजर खर्चा मेरे को 25,000 किलोमीटर पे यार। टायर भी उसी टाइम आए थे, चेन सेट भी उसी टाइम आया था, ये इसका भी उसी टाइम आया था। तो फिर मैंने जैसे अपने फ्रेंड से सजेशन ली, भाई क्या करना चाहिए, मैकेनिक से पूछा। मैकेनिक तो जैसे नॉर्मल है कि भाई यही कंपनी फिट डलवा लो जी। बट मैंने थोड़ा सा रिसर्च करा तो इरेडियम मेरे को सजेशन में आया। और इरेडियम का फर्क भी है, आपको बताऊं, नॉर्मल वाले से इरिडियम स्पार्क प्लग से आपको क्या बेनिफिट मिला? स्मूथ होगी बड़ी। मतलब एक तो ऐसा लगता था कि मतलब बर्न प्रॉपर नहीं होता, बट इरिडियम लगाने के बाद ऐसा लग रहा है कि पावर और ज्यादा बन रही है। इरिडियम स्पार्क प्लग एक और कारण से लगवाया था मैंने। क्या कारण था? मैं ना थोड़ा सा कहता हूँ कि महंगा हो जाए पर लॉन्ग टाइम चले, मेरा ये रहता है कंसेप्ट। हाँ, ये मैंने सुना है कि इरिडियम जो है लाइफ टाइम चलता है। हाँ, उसी पर्पज से। और आप देखोगे इसकी जो बनावट है ना, बड़ी परफेक्ट है और फिट भी होती है इसमें काफी अच्छी। आपने इसमें कौन सा इरिडियम स्पार्क प्लग डाला है? जीके का है वो इरिडियम, मैंने इसमें डाला था। और बट इसमें एक बात है, ये जो कैप है ना, आपको ये बताऊं, ये वाली ये कैप बस एक बार बदली थी। ये कैप 25 रुपए की आई थी मेरी आफ्टर मार्केट से। तो अगर इसको मॉडिफिकेशन कहते हो तो मैंने मॉडिफिकेशन कराई है, बट मेरे को ये लगा एसेंशियल। हाँ, बाकी मैं देख पा रहा हूँ आपकी हाँ, पूरी बिल्कुल बाइक stock है। बिल्कुल स्टॉक है, कुछ भी बिल्कुल, एक्स्ट्रा बिल्कुल। इसमें नहीं किया गया है। पसंद ही नहीं मेरे को आशीष जी, पसंद ही नहीं मेरे को कुछ भी करवाना। कंपनी वारंटी वॉइड कर देती है, उसका क्या बेनिफिट है? वारंटी में आप काफी एक्सपेंसिव पार्ट्स रिप्लेस हाँ। करवा लेते हैं। असल में स्टार्टिंग से ही इस चीज़ का एक्सपीरियंस रहा है अपने को। तो देखो मैं बताऊं कि भाई बिल्कुल चेक्स एंड रिसर्च करके चलता हूँ मैं हर एक चीज़ को जब भी लेने जाता हूँ। अच्छी बात है। बिल्कुल, तो एक बार आप हमें इसको राइड करके दिखाइए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बाइक है सर का, हमने एक्सपीरियंस देखा है, काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है हर तरीके से, और एक काफ़ी सुंदर प्रोडक्ट भी मैं कहूँगा। आप इसकी शेप देखिए, काफ़ी ब्यूटीफुल प्रोडक्ट है ये और वेल बैलेंस्ड है।